अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्तु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मोना आलम, जो जर्नलिस्ट भी हैं और हम अक्सर मोना को टीवी पे देखते रहते हैं। डिफरेंट चैनल्स के अलावा जो है वो इंडियन चैनल पे भी मोना को हम देखते हैं। और बहुत शुक्रिया मोना कि आज आ पाई हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, आपको वेलकम बैक। थैंक यू सो मच एंड आई होप के इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स कुछ बेहतर हो जाए। अगर हम सबसे पहले इंडिया से ही स्टार्ट लें और उसके बाद हम बलूचिस्तान की बात भी करेंगे। जो बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में पिछले 12-13 दिन से जो है F6 में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोना, एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 किया जाएगा। उसके बाद भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक सेशन उनका चल रहा है जो 16 आवर्स चलेगा और उसमें वो लोग इस ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट डेज में या लास्ट आवर्स में शायद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन आज ही 3 के करीब, 2 या 3 के करीब लोग जो हैं उनको उन्होंने कश्मीर में मारा है या अटैक करके, जो फोर्सेज हैं भारत की, उन्होंने मारा। कहा यह गया है कि ये वही लोग थे जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चल रहा है और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से भी मना किया जा रहा है? कुछ आगे लगता है कुछ बेहतरी आएगी? थैंक यू आरजू। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपकी बहुत पकड़ है, बहुत ग्रिप है इन तमाम इश्यूज पे। तो आई थिंक आप आपको भी यू नो बेटर के इस पे इंडिया को और किस तरह से वो नरेंद्र मोदी को जो सरेंडर मोदी बनाया हुआ था राहुल गांधी ने, और जिस तरह की उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। सो आई थिंक जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी दिलचस्प है कि अगर इनको अभी ही वो लोग मारने थे, वो जो जिन्होंने किया था वो पूरा पहलगाम, तो मतलब ये पहले मार देते तो प्रोबेबली ये सारा कुछ इतनी बड़ी झंझट होती ही नहीं। इनके अपने लोग, बल्कि वो जो बेवा भी थी उस नेवी ऑफिसर की, वो भी यही गिला कर रही थी कि भाई आप असल लोगों को तो पकड़े जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। और मैं समझती हूँ, देखिए हमारी बड़ी सॉलिडारिटीज हैं उन तमाम सिविलियंस के साथ जिनको इस वाक़े में, पहलगाम इंसिडेंट में, जिनको बेचारों को अटैक किया गया, उनको अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ी, और उनकी सारी फैमिलीज़ के साथ। लेकिन उनका सवाल बहुत जायज़ था कि आपने हमारे हमारे दुःख दर्द का रिड्रेसल करने के लिए, उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने एक्चुअल में किया है, आपने किया क्या? तो ये बड़ी अहम बात थी। और अब जाके मुझे लगता है अगर इनको ये अभी कर रहे हैं उनको, हाँ जी, कि ये लोग हमने मार दिए, इन्होंने पहलगाम किया था, तो ये मुझे किसी भी तरह के इंसाफ से ज्यादा इसमें इसी चीज की बदबू आ रही है कि ये सिर्फ इनके अपने उस सेशन के लिए, जवाबदेही के लिए, ताकि इनको वहां पर अपनी पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा इनको तनकीद का सामना ना करना पड़े, या बहुत ज्यादा इनके ऊपर तनकीद के जो निश्तर हैं वो ना बरसाए जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है एक थोड़ी सेज सेविंग ही है कि इन्होंने किसी को रैंडम मार दिया है और अब उसके ऊपर पहलगाम वाला पूरा वाकया जो है वो थोप रहे हैं। वरना इससे पहले ये कुछ एस्टेब्लिश तो करते हैं कि यही लोग थे, कोई सीसीटीवी में आए हों या एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, वहां के कोई विटनेसेस हों जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ वो ये लोग थे। तो ये तो मुझे सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन मोना, साथ ही इनका ये भी कहना है कि जी ये पाकिस्तानी हैं, जो लोग थे जिनको के मारा गया है वो पाकिस्तान से रिलेट भी कर रहे हैं उनको। तो आपके ख्याल से, इससे पहले बिलावल साहब ने कहा था कि अगर भारत चाहे तो हम हाफिज सईद और मसूद अजहर, उस तरह के नाम उन्होंने लिए, कि उनको भी दिया जा सकता है। कि इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा था, उसको भी इंडियन मीडिया ने काफी हाईलाइट किया था। आपको जी। नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के, क्योंकि टर्म्स जो है वो काफी भारत से इस वक्त खराब हुए हुए, तो अब इन्हें कुछ इस तरफ भी सोचना पड़ेगा, या बस हम ये सोच के बैठेंगे ठीक है इन्होंने लोगों को मार दिया और नाम तो हमारा ही लग रहा है फिर भी हर हाल में? वो तो आई आई थिंक आरजू, ये लोग हेल्प नहीं कर सकते। और बहुत देखें, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के अलावा किसी भी चीज पे नाम लगा सकते हैं। मैं इसको जोड़ना चाहती हूँ, बल्कि बहुत एक इंटरेस्टिंग मिसाल है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बलूचिस्तान का, ऑल्दो ये कि कश्मीर से कोई कंपैरिजन यूएन के चार्टर्स के हिसाब से नहीं है, बिकॉज बलूचिस्तान कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है, वो बाकायदा सॉवरन हिस्सा है पाकिस्तान का। लेकिन कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है, उसको किसी भी महजब मुल्क के नक्शे में और यूएन के अपने नक्शे में कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी बताया जाता है। फिर भी एक कंपैरिजन इस तरह से मैं कर रही हूँ कि दोनों जगहों पे लोग नाराज हैं। जब नाराज लोग कहीं होते हैं ना, तो आपको पता है वहां पर कोई मर्जी इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो हमेशा उन्हीं लोगों पे डाला जाता है जो कि अपने रियासत से नाराज होते हैं। बलूचिस्तान में भी आपने देखा है कि कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पर उनको जो है वो लगा दिया जाता है कि यहाँ पर इस तरह से है और इनकी तरफ से हुआ होगा।
फैसिलिटेशन को हम इग्नोर नहीं करते, फैसिलिटेटर्स आपको पता है किसी भी टेररिस्ट इंसिडेंट के हमेशा होते हैं, बट आई थिंक ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप उस जगह के जो फैसिलिटेशन करने वाले नाराज लोग हैं, पहले आप उनकी तो सुन लें बात कि वो क्यों नाराज हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस लेवल पे जा रहे हैं और इस नहज पे जा रहे हैं। यही मिसाल जहां पर हम पाकिस्तान में अपने लोगों को ये वाली बात बताने की और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है यही मिसाल भारत पे भी लागू होती है। कि देखें इसी तरह से कि अगर वो वहां पर ये चीज कर रहे हैं और यहाँ अगर आप समझे कि नहीं, मतलब यहाँ पर आप फौरन उसका इल्जाम यहाँ लगा दें, उससे कई बेहतर अप्रोच ये है कि आप वहां पर नाराज लोगों से पूछे तो सही कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी हमसे नाराजगी क्या है, और मे बी अगर हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं इसको एड्रेस करने के लिए या इसकी रिड्रेसल के लिए। तो वो तो होता नहीं है कहीं भी नहीं, और बदकिस्मती से वो जो इजी टारगेट है उनको पकड़ लिया जाता है हर दफा। इंडिया के लिए पाकिस्तान इज द इजीएस्ट टारगेट, कि जो जम्मू कश्मीर में वहां पर जो चीज हो वो पाकिस्तान पे मल दो फौरन। और अगर कोई चीज ऐसी भी हो, अगर पाकिस्तान से बिला वजह का वैसे भी अगर कोई पंगा लेना हो, या आपको पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट आपको पता है वहां बड़ा बिकता भी है, ये भी एक रीजन है। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट अगर कहीं आपने उभारने हो तो आप वहां कुछ कर दो कश्मीर में, फिर वो आप पाकिस्तान पे मल दो और फिर बोलो कि देखें जी वो इन्होंने ये किया है तो बड़े बुरे लोग हैं और आप इसलिए हमें वोट दें। तो मतलब ये सारी चीजें होती रही हैं पै दर पै, और इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट करता है वहां पे, यहाँ भी करता है। लेकिन पाकिस्तान पहले इन्वॉल्व तो रहा है, चाहे आप देख लीजिए जो मुंबई अटैक था उसके अंदर भी जो था अजमल कसाब वो पकड़ा गया था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में अपनी बुक में कहा है कि हाँ जी हमने जिहादी बनाए, हमने मिलिटेंट्स बनाए और हमने भेजे ना सिर्फ ये कि कश्मीर में बल्कि फलस्तीन के लिए भी। और अभी रिसेंटली इस वक्त के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी यही इंटरव्यू देकर आए कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर भारत एक जगह पे सही, अगर आप हाफिज सईद या एक आध मसूद अजहर वगैरह को उधर जो के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट माने जाते हैं यूएन की तरफ से, तो उन्हें देखकर क्यों मामला हम हल नहीं कर लेते? अच्छा, ये आरजू आपकी बात जाहिर है एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल है और होना भी चाहिए, और आप सही कह रही हैं। अभी बिलावल ने भी, उन्होंने भी एक जगह पे ये वाली बात की है। बिलावल साहब का मतलब उनकी जो बात है मुझे समझ नहीं आता, वो थोड़े से ज्यादा ना, मैंने उनको हमेशा उनके बारे में नोट किया है कि वो इंडियन मीडिया को या पाकिस्तानी मीडिया को इतना फेस नहीं करना चाहते, लेकिन वो इंडियन मीडिया पे बहुत भागे भागे जाते हैं बिलावल साहब। मुझे खैर रीजंस बेटर नोन टू हिम, लेकिन ये तो एक साइड नोट है। सवाल आपका वैलिड है। जो ख्वाजा आसिफ ने भी अभी डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है, वो बात बेसिकली कर रहे थे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आपको याद होगा वो याल्दा हकीम वाले इंटरव्यू में। और हम्म। वो भी कई लोगों ने उस बात के ऊपर कहा कि देखिए वो एक गलत पॉलिसी है, लेकिन आजकल अब आप उस पॉलिसी की आजकल कितनी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये नहीं, मैं कई सारे ऐसे बयान मैंने देखे हैं कि जो अपने एक तरह से ना एम्बेरसिंग सी चीजें कभी वो कह जाते हैं। मुझे नहीं पता उनकी एज का फैक्टर है या क्या वजह है। जैसे अभी थोड़े रोज पहले उन्होंने एक ये बयान दिया कि जी हमारे मदरसों के बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा ये इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में ही, उस पर भी इंडिया ने बड़ा शोर मचाया, उनको मचाना चाहिए था, वो ठीक बात थी कि एक बड़ी नेगेटिव सी स्टेटमेंट थी ना कि हमारे जो मदरसों के बच्चे हैं वो भी हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये भी एक अजीब मायूब सा बयान था। फिर उन्होंने एक जगह बात की कि एक ये तो, सेकंड आपकी आवाज रुक गई थी, आप ख्वाजा आसिफ साहब ने मदरसों के बारे में क्या कहा? जी जी, मैं कह रही थी मदरसों के बारे में भी ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में ये वाली बात एक की थी कि मदरसों के जो बच्चे हैं वो भी हमारे लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके ऊपर भी इंडिया ने बड़ा शोर मचाया था, उस स्टेटमेंट को पकड़ा था, वो मचाना भी चाहिए था, अजीब सा स्टेटमेंट था। और मैं मतलब ये भी बताऊं कि वो जो इवन जो मदरसों के बच्चे हैं उन बेचारों का भी ना, उनके साथ भी एक बड़ी ज्यादती की बात है कि आप उनको ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई आप हमारे कुछ जंगजू एलिमेंट्स हैं, ये बात है नहीं। मतलब वो लोग तो बेचारे वहां पर, उनके पास क्योंकि मीन्स और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो इसलिए वो वहां पर तालीम हासिल करने जाते हैं। वहां पर कोई उनको जंग या मतलब कोई ट्रेनिंग तो नहीं दे रहा होता जंग की। और ये जो जो मुंबई अटैक्स की भी 26/11 की भी बात है, देखें एक चीज डिनाई नहीं की जा सकती कि जो वो लोग थे, ये आपको पता है ये तो नवाज शरीफ का भी बयान है और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चला है कि जो लोग थे पाकिस्तान से भेजे गए, अच्छा उनके ऊपर उनके पीछे इस बंदे का, हाफिज सईद का कितना हाथ था या कितना नहीं था। मुझे लगता है ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको एस्टेब्लिश होना अभी बाकी है। मुझे सिर्फ एक 2011 का हाफिज सईद का एक इंटरव्यू याद है बीबीसी को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी मेरा इस चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट वंस अगेन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मामला सब जुडिस है, ये एस्टेब्लिश होने वाली बात है।
वो जो लोग थे वो गए हुए थे इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। वो पाकिस्तान से गए, उनके एड्रेसेस भी सब पता किए, सब कुछ हुआ। उनको ट्रेस डाउन भी किया कि वो यहाँ पर उनका किन आबाई इलाकों से ताल्लुक था। इंडिया के एक अपने पुराने महाराष्ट्र पुलिस के चीफ हैं, आईजी पुलिस, एसएम मुशर्रफ नाम है उनका। उनकी एक किताब है हु किल्ड हेमंत करके। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये जो पूरा 26/11 था ये दरअसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और बकौल उनके, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो मतलब उनकी बात को भी आप एज इट इज ले लें, तो अगर हमने उसी की बात पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बात उनकी इसलिए अहम है क्योंकि वो भी एक पुलिस में बैठे हैं, आईजी पुलिस थे उस वक्त महाराष्ट्र के। और ये सारी चीजें, अगर जाहिर है पुलिस को कई सारी वो इतलात होती हैं जो कि हम लोगों को आमतौर पर नहीं होती हैं, कोई ना कोई तो उनका बेसिस होगा इतना बड़ा दावा करने का, जो वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों को इंडिया से रिक्रूट किया गया और फिर वो आए वहां पर पानी के रास्ते। 26/11 में कई सारी फिल्में भी बनी हैं और बहुत तकलीफदेह फिल्में हैं, क्योंकि वहां पर भी उस पूरे इंसिडेंट में भी मासूम निहत्थे लोगों को, शहरियों को निशाना बनाया गया। देखें, उस पूरे इंसिडेंट में भी हर दफा ये स्टैब्लिश हुआ है कि घंटों तक वहां पर कोई मदद नहीं पहुंची, ना वहां पर आर्मी पहुंची। पुलिस जो है वो बिल्कुल अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको इजाफी जो कहते हैं ना, इजाफी नफरी, एडिशनल ट्रूप्स भी पुलिस के नहीं दिए जा रहे थे। घंटों तक वहां पर चंद पुलिस के लोग जो थे वो अपनी मदद आपके तहत, और वो ट्रू एसेंस में मैं उनको शहीद समझती हूँ कि वो एक जुल्म से लड़ रहे थे। वो बड़ी बहादुरी से गए हैं, उन्होंने चंद लोगों को वहां से निकाला है, टेररिस्ट को भी पकड़ा है। अजमल कसाब को भी एक इसी तरह एक पुलिस के एहलकार ने वहां पर पकड़ा है। वो बेचारे अब लगे रहे हैं, वो बहादुरी से सामना करते रहे हैं, उन्होंने ये परवाह नहीं की हमारे पास कितने कम हथियार हैं क्या है, वो फिर भी लगे रहे हैं। लेकिन क्या ये भी कोई पूछने वाला है भारतीय सरकार से कि घंटों तक, वो पूरी रात वो चलता रहा इंसिडेंट, आपका एक बंदा वहां नहीं पहुंचा? और पुलिस के एडिशनल ट्रूप्स, क्योंकि वो हमेशा इसके ऊपर ये दिफा अपना देते हैं कि भाई हमारा कोई आर्मी की, इंडियन आर्मी की कोई इंस्टॉलेशन नहीं थी करीब में, तो इस वजह से जाने में वक्त लग गया। पुलिस के एडिशनल ट्रूप्स भेजना कौन सी बड़ी बात थी? किसकी नाक के तहत वो कौन बंदा था जिसने ये इंश्योर किया कि भाई ये 26/11 चल रहा है, चलता रहे, वो अपना काम करते रहे? वो ताज होटल तो सिर्फ एक डेस्टिनेशन थी, आपको पता है। इसके अलावा वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में गए, उन्होंने पूरे शहर में जो है वो लोगों को गोलियों से भून दिया। इतनी पूरी रात तक वो उन्होंने वो ताज होटल के वो सारे वहां जो लोग थे उनको कैप्टिव बनाकर, बंदी बनाकर, होस्टेज बनाकर रखा। अ, पूरी रात की सुबह हो गई, सुबह जाके कहीं वो ऑपरेशन एंड हुआ जिसमें पूरा जो होटल था वो झुलस गया। कौन बंदा गया वहां पर उनकी मदद को? जो आपको पता है, जो जो इवन एम्यूनेशन या जो बारूद वगैरह था, पुलिस के पास कोई नहीं था। वो इनके अपने पास, ये जो टेररिस्ट थे उनका बारूद था, वो उड़ा रहे थे पूरा होटल, और वो मजे से वो लगे हुए थे, उनको कोई पीछे से पूछने वाला नहीं था। ये आई थिंक ये इसलिए जो ये एस एम मुशर्रफ की किताब में ये जो क्लेम है कि जो वो रिक्रूट थे वो इंडिया से ही किए गए थे, ये भी एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग रूल आउट नहीं कर सकते। तो आई थिंक इसकी भी एक बहुत अपनी वेटेज है। मैंने आज तक नहीं देखा कि इंडिया ने बड़े सवाल उठाए हैं कि जी मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा लिखा है उन्होंने, जाहिर है। अच्छा, अब जो उन्होंने लिखा है, जैसे हाफिज सईद, आपको पता है, इसी तरह से एक वो जो दूसरे एक थे मसूद अजहर, उन्होंने तो बाकायदा असैसिनेशन, हाँ असैसिनेशन का भी उन्होंने कोशिश की थी। जनरल मुशर्रफ पे खुद भी उन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था। तो वो लोग कितना कहाँ तक ऑपरेट करते रहे, उनके ऑपरेशन की लिमिट्स क्या क्या थी? क्या वो वहां सिर्फ इंडियन आर्मी को ही लड़ रहे थे मकबूजा कश्मीर में, या वो जाकर 26/11 कर रहे थे? ये तो कहीं नहीं लिखा। उस उनके वाले साइड के बंदे ने तो बाकायदा बोला है कि वो जो 26/11 हो रहा था वो मतलब इन्होंने करवाया है, हमारी साइड से रिक्रूट हुए हुए थे वो लोग। इसीलिए वो पानी के जरिए आए, बोट्स के जरिए बहुत आसानी से गए। उनको आपको पता है कई कई दिनों तक वो एक घर में रुके हुए भी थे, जहां पर उन्होंने सारी अपनी तैयारी की और वो किया बिफोर वो जब निकले हैं 26/11 को पूरा ये ऑपरेशन करने, 26 नवंबर को। उससे पहले वो बाकायदा एक घर में रुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है, उनको किन लोगों ने रखा, किन्हों ने वहां मदद दी। तो मुझे लगता है ये कुछ बहुत सॉलिड किस्म के रियलिटीज हैं जिनको इंडिया फेस करने को तैयार नहीं है। अगर वो फेस करें तो आई थिंक दे कैन ऑल्सो ट्रेस डाउन। अब तो देखें ना, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है ना, जब गवर्नमेंट पे कोई चीज, कोई बंदा होता है और वो जो मर्जी करे उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब वो अपोजिशन में चला जाता है उसके खिलाफ सारे केसेस खुल जाते हैं। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो तो उनको गए हुए तो अभी बरसों गुजर गए,
तो उनको खोले ना, उनकी फाइलें खोलें, पता करें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा किया है उस टाइम। देखिए यहाँ पर ये जरूर मैं कहूंगी मोना कि एक तो जो आपने मदरसों की बात की, तो मदरसों में जो कुछ सिखाया जाता है, कई वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर भी हैं और कई लोग बताते भी हैं, वहां पे बहरहाल एक तरह के जिहादी तैयार किए जाते हैं और उन्हें कश्मीर कॉज करके भी हमारे यहाँ इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और लाल मस्जिद और इस तरह के कई दूसरे मदरसे हैं जहां पर ये होता है, और इसकी कई वीडियोस और कई चीजें जो है वो मैंने देखी हैं। जहां तक मुंबई अटैक की बात है कि खुद कराया था या बुक में लिखा है, तो ये इल्जामात तो हर बार जो है कहीं पर भी कुछ हो तो लगता है, खासतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में। अभी जो हमारे यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में जिसमें 100 से ऊपर बच्चे मारे गए थे, उनकी जाने गई थी, उसके लिए भी कहा जाता था कि ये हमारे लोगों ने खुद करवाया है, क्योंकि ये इमरान खान को हटाना चाह रहे थे। इमरान खान वो 126 दिन का जो धरना लेके बैठे थे इमरान खान, वो तभी उठे थे जब ये अटैक हुआ था, और वहां पर भी घंटों कोई नहीं पहुंचा कि इतने बच्चों की जानें चली गई और हमारे आर्मी के लोग या हमारे पुलिस के लोग वहां पर नहीं पहुंचे। जब इतने लंबी तादाद में बच्चों की जानें चली गई उसके बाद ये गए, और आज तक पता नहीं लगा। एहसान उल्ला एहसान जिसने कहा कि हाँ उसने ही अटैक किया था, वो हमारे ही फोर्सेस के पास था, और वो कहाँ चला गया, किसने निकाल दिया, पूरी फैमिली समेत वो गायब है। वो आजकल ट्विटर पे बैठ के जो है वो ट्वीट्स कर रहा होता है, जो लोग बताते हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर भी हुई हैं और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। और आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो है वो 70% बच्चे जो है ना वो सिविलियंस के ही हैं, क्योंकि वहां पे सब आर्मी के लोगों के बच्चे नहीं है, तो इसलिए उनकी भी जाने गई, वहां भी कोई नहीं पहुंचा, फिर जिसने मारा वो भी भगा दिया गया। तो ये चीजें तो हमारे यहाँ भी चली हैं और हमें हमारे अच्छा, ऊपर भी एक थोड़ा इल्जाम सा आए आर्मी हैं। इसमें फर्क है, क्योंकि थोड़ा नहीं काफी फर्क है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में जब वो हुआ था सारा, आर्मी पहुंची है, उन्होंने वाकईतन उस पूरे ऑपरेशन को 8 मिनट में वाइंड अप किया है। वो पूरी बहुत रात देर नहीं में चलता रहा पहुंचे वो हैं, ऑपरेशन। बहुत देर में पहुंचे हैं। वो पूरी रात और नहीं चलता रहा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब 24 घंटे के ऑपरेशन का, और अगर वो लोग वहां पर थे, मुझे 8 मिनट का पता है। ये आप भी अभी कहीं चेक कर लो, जाहिर है कोई पुरानी चीज नहीं है, अभी थोड़े साल पहले ही हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल हो गए हैं। 2014 में गालिबन 2014 हुआ है। में, 2014 में। हाँ, 14 में ना, तो इसको खैर 10-12 साल हुए, 11 साल हुए। तो ये चीज अभी भी जाहिर है, उस वक्त ये सारा लिटरेचर था, सोशल मीडिया भी था, सब कुछ उसी तरह से था। ये 8 मिनट से ज्यादा का ऑपरेशन नहीं था, और ये जो ऑपरेशन था वो पुलिस ने नहीं किया था। उसमें रेंजर्स, उसमें आर्मी, सारे लोग थे, हर बंदा इसमें इन्वॉल्व था। अच्छा, एक और बात है इसमें जो कि फर्क है, वो ये है कि देखिए, जब आप किताब में कोई क्लेम करते हो ना, तो उसका, उस क्लेम की ग्रेविटी, और एक रैंडम बात कर देना किसी को, जैसे मैं आपके सामने माइक के सामने बैठी हूँ, मैं कोई क्लेम कर दूं, मैं उतनी आंसरेबल नहीं हूं अपनी क्लेम के लिए, हूं। लेकिन अगर मैं वो चीज किताब में लिख दूं, और मेरा कोई बाकायदा एक पब्लिशिंग हाउस मेरी किताब भी पब्लिश करे, तो एक तरह से वो भी एक बर्डन कैरी करता है उस पूरे क्लेम का जो कि मैंने किया हो। जिस किताब का इसलिए मैं हवाला दे रही हूँ, वो एक बड़ी अक्लेम्ड किताब है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने लिखी और वो लिख के मतलब उनके घर में ही रह गई। वो एक बाकायदा इंटरनेशनली पब्लिश्ड किताब है, जिसकी ऑनलाइन भी जिसके वो मौजूद हैं। और अगर कोई पब्लिशिंग हाउस आपके एक क्लेम का बर्डन उठा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इतने भी, उनको उनको ये बात भी माइंड में है कि कल को हमारे ऊपर इसके ऊपर कोई डेफेमेशन प्रोसीडिंग या कोई भी हमें इसके ऊपर चैलेंज कर सकता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जब आपको पता है ऑथर्स किताब लिखते हैं 10-10 साल लगा देते हैं, ताकि कोई ऐसी बात ना हो उसमें कि जिसके ऊपर कल को जो पब्लिशिंग हाउस हमारी किताब को ओन करे और छापे, उसी के गले पड़ जाए वो क्लेम। किताब में होने वाला क्लेम इसलिए मुख्तलिफ है। अच्छा, ये जो दूसरा आपने बात की ना, जो लोग कहते थे कि जी इमरान खान साहब को हटाने के लिए, तो 2014 में इमरान खान साहब को कोई नहीं हटाना चाहता था। 2014 में इमरान खान साहब को लाने की तैयारियां हो रही थी। उनके तो जिसे कहते हैं वो शादी में जैसे दूल्हे की शेरवानी सिलती है और पूरी तैयारी होती है और बैंड बाजा बारात होती है, तो उनको तो वो तैयारियां उनकी चल रही थी। नहीं उनको मोना, ये तो जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है या जो हमारी फौज है उसके अंदर तो दो इससे बहुत टाइम पहले के इमरान खान के पक्के हुए हुए हैं। ये हम मानते नहीं, वो और बात है। वो कुछ लोग हैं जो इमरान खान को लाना चाहते थे, कुछ थे जो नहीं लाना चाहते थे, और इस हादसे के बाद, इस अटैक के बाद इमरान खान उठे। और इसको भी अगर हम छोड़ दें, हम 9 मई को आ जाएं, 9 मई जो है, जो हुआ है, और जिस तरीके से वहां पे लोग पहुंचे, इमरान खान के तोड़फोड़ की, अंदर चले गए। आप खुद इस्लामाबाद में रहती हैं, आपको पता है, अगर
इस्लामाबाद में या लाहौर में अगर आप कहीं चलना शुरू करें तो जगह जगह पे चेक पोस्ट है। इतने लोग जो है जीएचक्यू के अंदर चले गए, मुर्गी उठा के ले गए, मटन उठा के ले गए, क्या कुछ ले गए, सब तोड़ फोड़ कर दिया। और क्या कोई नहीं था रोकने के लिए? कुछ नहीं हुआ। और बाद में क्योंकि इनको रीजन चाहिए था, इमरान खान, या मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, ना ही मैं कोई पीटीआई की सपोर्टर हूं, लेकिन फिर भी एक आम आदमी के तौर पे, आम सिटीजन के तौर पे अगर मैं देखूं तो यही लगता है कि सब कुछ प्लान करके करवाया गया था ताकि इनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाए। तो यहाँ पर भी यही लग रहा है कि खुद करवाया है। उधर अरबी पब्लिक स्कूल का भी लोग कहते हैं, एहसानुल्लाह एहसान सबसे बड़ी बात, वो किधर गया, उसको अच्छा, कैसे ये इन्होंने मैं एहसान वाली बात पे ही आ रही थी। अच्छा, मुझे लगता है ये दोनों टाइम्स का बिल्कुल कंपैरिजन नहीं हो सकता। 9 मई हुआ है अभी 2 साल पहले, 2023 में। 2023 में जो एस्टेब्लिशमेंट थी और उनके इमरान खान साहब से जो ताल्लुकात थे, वो करेले से भी ज्यादा कड़वे थे। और जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, जो राहील शरीफ उस वक्त आर्मी चीफ थे और उनके अंडर भी जो जनरल फैज हमीद उस वक्त डीजीसी थे, ये सारे जो लोग थे, ये तो इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा प्रो इमरान खान साहब थे। तो ये ना इन दोनों इवेंट्स का इस वजह से कंपैरिजन नहीं है। 9 मई पे अलग से हम बात कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छा मैं कहने भी ये लगी थी, आपकी सारी आर्ग्यूमेंट में जो सबसे वैलिड पॉइंट जो मैं समझती हूँ, जो कि मुझे लगता है बहुत मतलब वजन रखता है, वो है एहसान उल्ला एहसान का। कि अगर एहसान उल्ला एहसान जो है वो इतने बड़े एक बदतरीन पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया में कहते हैं कि रीसेंट हिस्ट्री में बच्चों के खिलाफ इतना बुरा तशद्दुद नहीं हुआ कभी भी जितना आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ। तो वो उस एहसान उल्ला एहसान को जो जिन लोगों ने हटवा दिया या जिस जो उसको निकलवा दिया, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस वक्त इस खबर के ऊपर बड़ी पाबंदी भी थी कि आप इस खबर को नशर नहीं कर सकते कि वो भाग गया है। वो गालिबन टर्की चला गया था, उसको टर्की इन्होंने कोई रवाना किया था कि क्या। और उस वक्त मुझे ये पता है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान साहब ही थे, और जो करता धरता थे एस्टेब्लिशमेंट के, और जो कि एक्चुअली आपको पता है सारी चीजें, वो उस वक्त जनरल फैज हमीद थे, जिनके अंडर वॉच ये सारी चीजें आपको पता है थी और होती रही हैं। उनकी तरफ से ये सिर्फ कहा जाता है कि जी उन्होंने हमें कई मदद की, कई सारे लोगों को पकड़ने में, और कई सारे अपने लोगों के इंपॉर्टेंट कमांडर्स का उन्होंने कोई पता बताया, उन्होंने उसके वेयर अबाउट्स बताए, इस वजह से वो फिर उन्होंने अपनी तौबा की। आपको पता है एहसान उल्ला एहसान इंटरव्यू भी दे चुके हैं, मतलब उनको इंटरव्यूज भी, कितनी गलत बात है कि एक टेररिस्ट के इंटरव्यूज भी किए हैं। मेरे अपने कॉलीग्स हैं जिन्होंने किए हैं, लेकिन मैं इस हाँ, सवाल को बड़ा बिल्कुल। नामुनासिब समझती हूँ, बहुत गलत बात है हम्म। कि एक टेररिस्ट एट द एंड ऑफ द डे टेररिस्ट ही है। सलीम साफी साहब ने किया था। उन्होंने भी किया है, मुझे लगता है एक सादिया अफजाल साहिबा ने भी किया है। अच्छा। तो इस तरह के चंद लोग थे जिनको एक्सेस थी और उन्होंने इंटरव्यूज किए थे उस आदमी के, और वो बता रहा था कि जी बड़ा मुझे अफसोस हुआ और ये हुआ वो हुआ। हम्म। तो ये कुछ जुर्म तो ऐसे होते हैं ना जिनकी कोई माफी हो ही नहीं सकती। तो जाहिर है ये तो जुर्म उनमें से था, और मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं कि जिन लोगों ने उसको चंद लोगों का पता बताने के बेनिफिट के तौर पर उसको रवाना किया यहाँ से, उनका बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। लेकिन दैट अगेन उससे ये मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से साबित होता है कि जो ये पूरा एपीएस अटैक था वो यहीं से करवाया गया था, ये यहीं से ऑर्केस्ट्रेटेड था। ये मुझे लगता है बहरहाल ये एक बहुत ही फार फेच्ड सा क्लेम है। और इवन इमरान खान जो कि उस वक्त अपोजिशन में थे, ये बात उन्होंने भी कभी नहीं कही कि कभी उनका एक भी बयान कोई ऐसा हो कि जी ये एपीएस जो है वो इन्होंने करवाया है। बल्कि उस इमरान वक्त खान उनकी क्यों सूबाई देंगे? गवर्नमेंट थी, परवेज खटक तो चीफ मिनिस्टर थे। हम्म। तो ना कोई पीएमएलएन वाली बात की। हाँ जाहिर है, देखें कोई बंदा अगर आ जाए, एक रिक्रूट करना एक अलग बात है कि आपने उन लोगों को रिक्रूट किया, जो एक वो हम 26/11 पे बात कर रहे थे ना, कि वो बंदे आप लोगों ने रिक्रूट किया, आपने बुलाया उनको और आपने बाकायदा पूरा ऑपरेशन उनसे करवाया। वो क्लेम बिल्कुल एक अलग ग्रेविटी का है। और यहाँ पर जो जो एक कसूर है वो इतना जरूर इस्टेब्लिश हुआ है कि एक बंदा था जो कि उसमें मुलविस था, फिर उसने तौबा की और उसने कहा कि मैं अपने साथियों का ठिकाना बताता हूँ। बहुत गलत किया उसको भगा के। उनको उसके भगाने वालों का बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। बट आई थिंक उससे भी ये चीज एस्टेब्लिश नहीं होती कि वो जो अटैक था वो यहीं से करवाया गया था। तो इसलिए मुझे लगता है इनकी इन दोनों वाकयात की जो ग्रेविटी है बिल्कुल अलग है। आपने एक 9 में एक थर्ड इंसिडेंट का भी जिक्र किया है, इफ यू वांट हम उस पर भी जरा बात तफसील जी। से कर सकते हैं कि अच्छा 9 में पे आरजू, मुझे ये पता है कि जो कोर कमांडर्स, आपको पता है लाहौर जो था हम्म। वो जो वहां का कोर कमांडर था, आपको आपको याद होगा उनको बाकायदा आई थिंक कोर्ट मार्शल किया था कि क्या था,
उनको बाकायदा सजा हुई है इस बात पे कि जी आपने इन लोगों को घर के अंदर आने दिया और आपने किसी को रोका नहीं। एक इंस्टॉलेशन के उस वक्त सरबराह थे जिन्होंने मुझे बोला कि जब वो हमारी उसके ज्यूरिस्डिक्शन के करीब आए तो मैंने अपने लोगों को क्लियर कट ऑर्डर्स दिए कि अगर वो यहाँ अंदर आते हैं तो आपने फौरन उनको शूट करना है, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं है। कि एक आप बता दें कि ये एक लिमिट है, इसके आगे कोई आएगा बंदा तो वो शूट होगा। ये एक सिटिंग 2 स्टार ने मुझे बात बताई है कि मैंने अपनी इंस्टॉलेशन जिसका मैं जिम्मेदार था उसके बारे में तो मैंने ये कहा था। इसी वजह से जाहिर है जो ये जो कोरमा उठाना और मुर्गे उठाना और मोर उठाना और बागों में फिरना वो सारा, वो कोर कमांडर्स लाहौर और जिना हाउस जिसको फिर कहते हैं ये लोग ना, क्योंकि एट वन पॉइंट इन टाइम वो था जिना हाउस। तो खैर वो वहां पर ये सारी चीजें होती गई और ये वाकई ये उनकी बहुत बड़ी गफलत है कि वो मतलब ये चलता गया और उसको कोई रोकने वाला नहीं। मैं आपको एक और थॉट बताती हूँ। एक और थॉट जो उस वक्त एग्जिस्ट करती थी वो ये थी कि जो ये लोग कर रहे हैं ना इन्हें करने दो। हम इनकी वीडियोस बन रही हैं, फुटेजेस बन रही हैं, क्योंकि उस वक्त आपको पता है हर बंदा फोन पे अपनी वो रिकॉर्डिंग बना रहा था और दिखा भी रहा था कि देखिए ये हमने कर दिया है, ये हमने कर दिया है, हम और भी करेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वगैरह वगैरह। ये एक डेलिबरेट चीज भी थी कि इनको करने दो जो ये कर रहे हैं, फिर बाद में हम इनको बताएंगे कि इनके साथ इसकी बुनियाद पर जो ये एविडेंस है इसकी बुनियाद पर हम इनके साथ क्या करते हैं। और सियासी तौर पर तो जाहिर है एक बहुत बड़ी पार्टी इस पूरे वाकये की वजह से उस बेचारी का वजूद खत्म हो गया और बहुत एक अजीब सी चीज हुई। वो उस पार्टी का वो अंजाम हुआ जो कि कभी भी नहीं किसी पार्टी का होना चाहिए, लेकिन उसको उस अंजाम से दो चार होना पड़ा। वही हुआ कि इन्होंने वो डेलिबरेटली कहा कि हाँ इनको करने दो, ये देखो फिर अब देखो कि हम क्या वो करते हैं, हम इन सारी फुटेजेस को जब जमा करेंगे फिर अब देखना कि हम जब इनके ऊपर जो करेंगे क्रैकडाउन। और वही हो रहा है। तो आई मगर थिंक वो इतनी पार्टी जो की थी तो ना, बनाई बिल्कुल है। मैं इस बात की आपको एक हाँ। वो बताती हूँ कि ये चीज मैं आई एम प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन कि ये एक थॉट था कि इनको जो करना है वो आप इनको करने दें, फिर आप देखें कि हम इस सारे एविडेंस को कलेक्ट करके फिर हम भी इनके साथ फिर अपना करेंगे हिसाब पूरा। देखें, ये पार्टी जो है इमरान खान की, वो भी तो इन्हीं लोगों की बनाई हुई है। ये कौन सा खुद बन गए? जो पिछले 25-26 साल जो इमरान खान ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है वो भी इन्हीं की बनाई हुई है। और इसी तरह से टीएलपी भी इन्हीं की बनाई हुई है। आपने देखा कि इमरान खान का जलसा था कि क्या था, उसके बाद जो लिफाफे बांटे जा रहे थे एनुअल, उसमें जो पैसे दिए जा रहे थे वो एक आर्मी ऑफिसर ही दे रहे थे। तो ये खुद ही तो पार्टी बनाई थी। अब जब काबू नहीं आ रही तो फिर उसके बाद दूसरी तरीके से इन्होंने रोकने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं। पिछले 12-13 दिन हो गए हैं, उनको ना टेंट लगाने दिया जा रहा है, ना उनको इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे से भी हटाया गया। तो क्यों आपके ख्याल से बलूचिस्तान का जो इशू है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, और मिसिंग पर्सन का खास तौर पे जिसके लिए ये लोग आए हैं? अच्छा, ये आरजू बहुत एक अहम बात है और बिल्कुल आप सही कह रही हैं इस बात को। 12-13 रोज हो गए हैं, वहाँ खारदार तारे हैं और बहुत बुरा हाल होता है उधर से। वो एक तरह से सड़क ही बंद की हुई है। बल्कि मुझे आप पीटीआई की बात कर रही हैं, मुझे तो थोड़ा सा वो हुआ कि देखें अब तो पीटीआई कहते हैं ना कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अब तो हमसे बड़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात कोई है ही नहीं। वो तो तो सभी होते हैं मोना। मोना, वो तो सभी होते हैं। जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था तो वो भी लंदन जाके बड़ी हाँ बुरा हाँ, भला कहा करते थे। ऐसे ही है जी जी। हाँ, सभी कहते वही हैं। ना, अपनी अपनी टाइमिंग के हिसाब से होते हैं। लेकिन देखिए जो पीटीआई है वो भी गए हैं उस टेंट में, जो ये बीवाईसी का टेंट लगा हुआ है। तो इसके टेंट में ये सलमान अकरम राजा ये लोग सारे इनके धरने में गए हैं, लेकिन खुद उनमें इतना अभी भी हाल नहीं है एंटी इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े दावेदार होने के बावजूद कि वो कोई प्रोटेस्ट कर लें। कभी पता नहीं 5 तारीख आती है, अब यकम तारीख आ गई है कि हम प्लान देंगे, फिर 5 तारीख आई है, कभी कहते हैं छोटी ईद के बाद, कभी कहते हैं बड़ी ईद के बाद। पता नहीं वो किस साल की ईद की बात कर रहे हैं, शायद इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो एनीवे अब देखें जो बलूचिस्तान वाला इशू है बड़ा प्रेसिंग इशू है और यही वाली चीज अब चल रही है कि मारंग बलोच और उनके साथियों की रिहाई के लिए ये सारा ये एहतमाम किया गया है और ये धरना और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आई थिंक इसमें सबसे जरूरी है कि इनके साथ कोई लोग इंगेज तो करें। वो लोग जब पहले भी आई थी ये महरंग और उस वक्त अनवारुल हक काकड़ की गवर्नमेंट थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे। आपको पता है उसमें भी उस दौरान भी बड़ा इनके ऊपर वो आंसू गैस की शेलिंग और वो वाटर कैनन का इस्तेमाल ठिठुरती ठिठुरती सर्दी में किया गया था। और उस वक्त भी हमने ये कहा था, सारे लोग कह रहे थे कि भाई आप कोई, वो थक हार के चले गए वापस बहरहाल। उनका उस वक्त भी यही था कि वो कहते थे कि इंगेज करें। अच्छा, मैं इनकी इंगेजमेंट की जो एक डिमांड है मैं उसके साथ फुल्ली खड़ी हूँ
कि इनको एंगेज तो करें, इनसे पूछें तो सही कि क्या प्रॉब्लम है। आप जो भी एक इतनी दफा ये हो भी चुकी है एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, लेकिन हर दफा बेनतीजा एंड हो जाती है कि जो उनको बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि जी अभी आप आ जाएं और अब हम ऐसा करेंगे और ये करेंगे, और लिस्ट भी मांगी जाती है कि आप बताएं आपके एंड पे कितने मिसिंग पर्सन हैं। तो वो लिस्ट भी दी जाती है, फिर पता नहीं फिर वो लिस्ट का क्या होता है। फिर अच्छा, उसमें कई लिस्ट में वो लोग होते हैं जो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये तो इस अटैक में मुलविस था, वो तो इस अटैक में था। नहीं बोलो। हाँ। अभी जो प्रॉब्लम खराब हुई है महरंग के साथ, वो आपको पता है कि इस जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट पे हुई है, जो कि अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों का इसमें क्लेम जो वो करते हैं वो ये है कि चंद लोग थे और वो जो पकड़े गए थे जो दहशतगर्द थे उसमें, और जिनको वो गालिबन कोई हॉस्पिटल में थे, तो उनकी कोई बॉडीज जो मर गए थे उसमें, जो मारा था जिनको, उनकी बॉडीज ले जाने क्या का इसरार किया, ये शायद ले गई महरंग। और इस पॉइंट से जो है वो फिर प्रॉब्लम हुई है और फिर यहाँ से मामला खराब हुआ है। अब ये क्लेम है जो कि इसके ऊपर किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बट देखें या इवन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये सिर्फ तथारात मारंग का होती। प्रॉब्लम नहीं है, बाकी भी तो मिसिंग पर्संस का इशू है, सिर्फ मारंग की बात जी, नहीं है। और अच्छा वो बार बार यही मिसिंग पर्सन पे यही वो बात करते हैं कि जी ये जो मिसिंग हाँ। पर्सन है ये तो वो था, और ये यहाँ पर ये पाया गया था, ये इस अटैक में था, हाँ। मुलविस यहाँ पर था। इवन महरंग के जो अपने वालिद साहब हैं उनके बारे में भी वो गफूर लांगो गालिबन उनका नाम है, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ, हाँ। उनके बारे में भी ये कहते हैं कि वो इन्हीं में से कि जो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में, उनके साथ थे, या उनके साथ वो थे, इन्वॉल्व थे। दो बातें मैं करना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर वन ये है कि अगर आपका इनके खिलाफ कोई भी क्लेम है तो कहीं पर भी एक महजब माशरे में उस क्लेम को सही या गलत साबित करने का क्या तरीका है। तरीका ये थोड़ी है कि हम टॉक शो करें उसके ऊपर या मुज़ाकरात करें। तरीका ये है कि उसको आप कोर्ट में ले जाएं, जो भी एक कोर्ट ऑफ लॉ है आप उसमें अपना क्लेम ले जाएं, आप बताएं उनको कि जी ये बंदा है, ये इस चार्जशीट के तहत ये अंदर है, और वो बंदा भी अपने आप को डिफेंड करे कि मेरे खिलाफ जो चार्जशीट है वो झूठी है, वो यूं यूं झूठी है, उस पर ये दिफा है मेरे हक में। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये इस प्रोसेस का मिसिंग होना सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि ये जो चीजें हैं ये एक कोर्ट ऑफ लॉ में, बल्कि एक ओपन हियरिंग के तहत इनको सुना जाना चाहिए, ताकि हमें आम लोगों को जो जिनके जहनों पे, जिनके पास बड़ी महदूद इंफॉर्मेशन है, मतलब हमें महरंग की साइड की स्टोरी पता है कि हाँ वो ये कहती है, स्टेट की साइड की स्टोरी पता है कि वो लोग ये क्लेम करते हैं, लेकिन जैसा प्लीज डोंट कम हियर यार, सॉरी ये पीछे से गुजरी है। हाँ हाँ, नहीं कोई पता। हाँ हाँ, हम ये कहते हैं कि जो जो मसला इतना बड़ा, ये एक मिसिंग लिंक है कि हम जो आम लोग हैं, इवन हम जैसे लोग, मतलब हमारे पास भी एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, हमें ये पता है कि महरंग या BYC उनके अपने साइड के उनके क्या क्लेम्स हैं, वो बताते हैं कि जी क्या क्या चीजें हैं जो कि हमारे लिए नाजायज हैं, हमारे साथ जो जो ज्यादतियां हुई हैं। दूसरी तरफ स्टेट बताती है कि जी ये जो इनके मिसिंग पर्सन वाली जो लिस्ट आती है उसमें सारे लोग होते हैं जो कि अटैक्स में बाकायदा लोग इन्वॉल्व होते हैं और जो वांटेड होते हैं, मोस्ट वांटेड वाले वो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो होते हैं। तो अब किसका क्लेम सच है किसका झूठ है, आई थिंक इस पूरी चीज को बहुत ओपन होना चाहिए। जितना इसको ओपन होना चाहिए उतना ही ये क्लोज्ड है। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि ये बिल्कुल चीज एक ओपन हियरिंग हो, कोई अदालत में चले, ट्रायल चले, सारे लोग इसको देखें। वो जो काजी फायद ईसा साहब है उन्होंने वो मीडिया वाली अदालत का उन्होंने एक वो बनाया था, आपको याद होगा, लेकिन वो भी मुझे अजीब सा लगता था कि जब चीज उनको सूट नहीं करती थी वो बंद भी कर देते थे वो ब्रॉडकास्ट। तो ये छोटी अदालतों में भी करें, खासतौर पे इस तरह के जो इश्यूज हैं, ताकि पता चले ना कि इसमें जो भी चीज है इसमें ग्रे एरियाज बहुत हैं। आपके मेरे नॉलेज में ये चीज नहीं है कि वाकई वो जो लिस्ट है मिसिंग पर्सन की उनमें जो लोग हैं वो वाकई कुछ वांटेड लोग हैं या वो वैसे ही, मतलब उनको उनके साथ मगर कोई उनको कौन ले गया? उनको जाहिर एजेंसी के लोग ही उठा के ले गए ना। उनके घर के लोग यही कह रहे हैं कि आप हमें बताइए, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको सजा दीजिए, और अगर नहीं किया तो यस। उनको छोड़ दीजिए। और दूसरा, हमें सबसे पहले बताइए वो कहाँ है, जिंदा है नहीं है, क्या है, कुछ नहीं बता रही है। प्रॉब्लम तो ये ये है। बात है कि अच्छा इसमें वही चीज है कि बताएं तो सही। अब वो जो हाँ। मिसिंग पर्सन की लिस्ट है, जो बल्कि मिसिंग पर्सन के वो जो सरबरा भी हैं उसको पता है, मिसिंग पर्सन की जो एक कमीशन है इस पे, वो जावेद इकबाल साहब है, आपको याद होगा, नैब के जो चेयरमैन थे जी पुराने। जी। हाँ हाँ। तो एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि आई थिंक जो सरबरा है उनका भी इस पूरी चीज में बड़ा एक स्पॉटलेस कैरेक्टर होना चाहिए।
वेयर एज आपको याद होगा कि उनकी एक वो फुटेज सी आई थी एक खातून के साथ, और हाँ। बताया जाता था कि वो भी कोई मिसिंग पर्सन की ही कोई हम्म। कोई रिश्तेदार थी या क्या था। तो हाँ। उनको वो फिर एक गलत बात है, उनको वो ब्लैकमेल करते थे कि क्या था, उनसे कोई गलत तरह के फेवर्स मांगते थे। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा मिसिंग लिंक है। अगर आप ये जो मिसिंग पर्सन का कमीशन है, इसके आप सरबराह को ठीक करें, कोई स्पॉटलेस कैरेक्टर वाला बंदा कोई रखें जो कि सिरे से इन केसेस को टेकअप करे, हर एक को इंडिविजुअली देखे कि ये कौन बंदा है, ये कहाँ है, ये किसी एनकाउंटर में मारा गया तो बताएं कि हाँ ये मारा गया है। क्योंकि एनकाउंटर में अगर कोई बंदा मारा जाता है, हम्म। कि अगर एक बिल्कुल एक ऐसी लॉ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है कि एक तरफ इनोसेंट लोग हैं, बंदी हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ है। अगर पुलिस आ जाती है, आर्मी आ जाती है, उन इनोसेंट्स को, बंदियों को छुड़ाने के लिए अगर वो कोई ऑपरेशन करते हैं, मार देते हैं कुछ लोगों को, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये किलिंग बहुत सही है। अगर उससे एक आम आदमी बच गया, जो अगर आपने वो लोग हैं वो मार दिए, तो आप फिर उसको कोई इस्टेब्लिश करें कि भाई वो यहाँ पर थे, आपने उनको मार दिया है, बता दें मार दिए। क्योंकि ये इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें तो डेफिनेटली कोई मरता है। ये तो नहीं होता कि मतलब ऑब्वियसली ऑपरेशन हुए हैं ना। अब जैसे जाफर एक्सप्रेस वाला जो अटैक था, उसमें भी जो ऑपरेशन हुआ है, उसमें सारे इनको इनको न्यूट्रलाइज किया है, सारे टेररिस्ट को। तो अब अगर वो एक लोग थे जो कि बाकायदा लोगों को बंदी बना के बैठे हुए थे, इवन इंडियन मीडिया बता रहा था कि उन्होंने जो वहां हालात रखे हुए हैं, और वो कोई उन्होंने एक्सप्लोजिव्स भी अपने साथ बांधे हुए थे, सुसाइड बॉम्ब्स बने हुए थे, वो लोग बॉम्बर्स बने हुए थे, ह्यूमन बॉम्ब बने हुए थे, कि उन्होंने अपने हम्म। साथ बांधे हुए हैं और कहा था कि अगर आप कोई आता है अंदर, अगर ट्रेन के अंदर कोई इनको छुड़ाने की कोशिश करता है, कुछ करता है, तो हम अपने आप को भी उड़ा लेंगे, इनको भी उड़ा देंगे। अगर उस ऑपरेशन को न्यूट्रलाइज करने में जो लोग मरे हैं, जो टेररिस्ट मरे हैं, कौन कह सकता है उनको गलत मारा है? कोई भी नहीं कह सकता। मैं तो नहीं कह सकती। बहुत अच्छा हुआ उन्हें मारा है। क्या करते उनको? उनको मारने देते उन बंदियों को। बहुत अच्छा किया। उनको तो बहुत बुरा हाल करना चाहिए, उनको तो, उनको भी, उनके फैसिलिटेटर्स का भी। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अ, इंसानियत पसंद आदमी ये क्लेम कर सकता है। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी है, कि ट्रांसपेरेंसी लाएं, इस कमीशन को ठीक करें। और अच्छा, एक दूसरा पॉइंट जो मैं एक बहुत कहना चाहती हूँ वो ये है, आई थिंक जो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है ना जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं, क्या ये ठीक है? जैसे कि आपको पता है जो कश्मीर की साइड पे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जो कि काफी आपको, ये इसीलिए ख्वाजा आसिफ और ये परवेज मुशर्रफ ये करते रहते हैं इस पे क्लेम कि जी वो सारे जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान से भी स्पॉन्सर होते हैं वगैरह वगैरह। तो क्या वो ग्रुप्स ठीक है? क्या उनकी एग्जिस्टेंस ठीक है? आई थिंक उनकी एग्जिस्टेंस इसलिए जस्टिफाइड है बिकॉज वो एक कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है, लेकिन बलूचिस्तान इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी। अगर एक ग्रुप है जो कि कहता है कि हाँ आप इसको तोड़ दें, या एक सॉवरेन हिस्सा है पाकिस्तान का, इसको आप अलहदा कर दें पाकिस्तान से, इसे इंडिपेंडेंट स्टेट करार दे दें, तो ये तो किसी के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक इलीगल चीज है। जितने सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में, हाँ मैं फिर नहीं, भी इस बात की कायल हूं कि आप उनको एंगेज करने की कोशिश करें, लेकिन वो इंडिपेंडेंस मांग के कोई कानून के मुताबिक काम तो नहीं कर रहे, वो तो इलीगली काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और कई बार तो हमारे यहाँ से ये भी कहा जाता है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, तो जब भारत इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हम भारत में जाकर और खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, हम यहाँ पे बैनर्स लगाते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं खालिस्तान के लोगों को। और अभी रिसेंटली ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो हुआ था, उसके उस वक्त हमने वो पन्नू, वो जो खड़े होकर कनाडा और अमेरिका से कहता है पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, कभी इंडियन एयरलाइन पे अटैक कर दूंगा, उसको हमने अपने जियो टीवी पे बिठाकर और उसके इंटरव्यूज बनाए। तो यहाँ हम कैसे सही हो जाते हैं? दूसरे को तो हम गलत कह रहे हैं, लेकिन अपने आप में हम जो गलत कर रहे हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। मोना, ऐसे कैसे चलेगा कि आप उनके कंट्री में गड़बड़ करेंगे और अगर वो जवाब में आपको कहते हैं कि हाँ ठीक है बलूचिस्तान अलग हो जाए, तब आप बड़े परेशान हो जाते हैं, जबकि उनका तो बॉर्डर भी नहीं लगता, हमारा तो बॉर्डर लगता है। और अगर खालिस्तान बना तो वो लाहौर तक आएगा, वहीं तक नहीं रहेगा। ये बात इनकी समझ में क्यों नहीं आती? अच्छा, ये कई चीजें ऐसी होती हैं आरजू के, आई थिंक मेरा अपना ख्याल ही है कि मुझे लगता है कि कई दफा ऐसा होता है कि आपको कोई चीज, अगर आप कोई बंदा तंग कर रहा होता है ना, तो आप उसको जरा दिखाते हैं कि अच्छा अगर आप ये कर रहे हैं तो हम भी आपको बताते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अब ये जो बांग्लादेश वाले एपिसोड में हुआ था, मतलब आज भी आप किसी इंडियन शो में आप भी जाती हो, हम सारे जाते हैं राइट, तो आपको तो पता है वो कई मर्तबा ये मिसाल देते हैं कि जी बांग्लादेश देखो कैसे हमने तुमसे अलग करवाया और हम अब देखो वही वाला हाल कराएंगे। ये उनके सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करना जो कि इंडिया ने किया है, उससे बड़ी ज्यादती तो कोई हो ही नहीं सकती ना।
कि उन्होंने बाकायदा इंश्योर किया कि वो एक बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, एक सॉवरेन हिस्सा था पाकिस्तान का, उन्होंने इंश्योर किया कि वो अलहदा हो जाए और वो एक सेपरेट होमलैंड बनाए। तो आई थिंक इंडिया के पास तो एक इतनी बड़ी एक इसकी मिसाल है कि वो जो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो तड़ियां नहीं लगा रहे कि हम करेंगे, वो वाकई कर चुके हैं। नहीं, और अगर आप हसन निसार साहब को सुने और दूसरे जो सीनियर जर्नलिस्ट और दूसरे लोग हमारे यहाँ होते हैं उनको सुने, तो आपको पता लगेगा कि हमने ही तंग किया था उस वक्त के बांग्लादेश के किया लोगों था, को जो उस वक्त साथ थे। बिल्कुल वो बिल्कुल, वो देखिए वो बिल्कुल किया उसमें था। भारत वैसे ही क्रेडिट लेता है, वरना जो हमारे करतूत थे उन्होंने अलग ही होना था। और सेम वही चीज हम इस वक्त बलूचिस्तान में रिपीट कर रहे हैं, हमने कोई लेसन नहीं लिया है। अब जब वो भी अलग हो जाएगा अगर खुदा न खास्ता, तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया ने करा दिया। हम अपने आप को क्यों नहीं सही करते? हमारे से लोग तंग है, ये हमें समझ में क्यों नहीं आता? नहीं, बात ये है कि अगर लोग तंग हैं हमसे तो उसका तरीका यही है कि हम उनसे एंगेज करें। किसी और बंदे को लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो आके कहे कि अच्छा, मतलब ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक शादी ठीक नहीं चल रही, एक थर्ड पर्सन आए और वो शादी तोड़ दे और फिर बोले तुम्हारी तो शादी वैसी टूट रही थी, मैंने तो आके सिर्फ उसमें जलती में तेल का काम किया है। तो वो जो तेल है मगर वो कसूरवार है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो आपस में लोग अब सुलझाए ना। अगर वो लोग तंग हैं, हम अपने लोगों को हम बोल सकते हैं, आप बोल सकती हैं, आप पाकिस्तानी हो, हम सारे बोल सकते हैं कि आप बांग्लादेश, वो बलूचिस्तान में आप लोगों को उनकी उनके गिले शिकवे सुने, बांग्लादेश में आपको सुनने चाहिए थे, आपने नहीं सुने, या उनकी जो एक लेजिटिमेट उनकी जीत थी, आपने उससे उनको महरूम रखा, जो कि भुट्टो के दौर में हुआ, सारा कुछ हुआ। तो मुजीबुर रहमान और ये सारा वहीं से सारा जनरेट हुआ सब कुछ। तो मतलब ये आप लोग क्लेम कर सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं। हमें अगर कोई दूसरा बंदा आके बोले कि आप ये कर लें, वो ये मतलब वो इस बात के ख्वाहा नहीं होते कि आपको ये लगता है इंडिया ये चाह रहा है कि बलूचिस्तान की और पाकिस्तानी जो नहीं तो इस्लामाबाद है उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, वो ये नहीं नहीं चाहते। मोना, हम भी तो डबल गेम खेल रहे हैं ना। हम भी तो खालिस्तान बनाने के पीछे लगे हुए हैं। हम यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, दूसरी तरफ हमारे ही फील्ड मार्शल साहब आके कहते हैं कि जी हिंदू मुस्लिम दो अलग कौमें थी और टू नेशन थ्योरी की कहानी सुनाते हैं। तो आप हिंदुओं के साथ आपने एक अपना तय कर रखा है, लेकिन सिखों के साथ आप बिल्कुल दोस्ती यारी दिखाते हैं। वहां पर भी आप गेम खेल रहे हैं क्योंकि आपने खालिस्तान खालिस्तान करके उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पलट के दूसरा वही बात जो आप कह रही हैं कि अगर हमारे साथ होगा तो हम भी करेंगे, तो अगर आप उनके साथ करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उधर से भी कुछ आएगा। फिर वो मेरा बलूचिस्तान की ख्याल है बात करेंगे, मैं सिंधु इसीलिए देश मैं की। बांग्लादेश वाले इंसिडेंट को मैंने कोट किया है कि किया पहले उन्होंने है। जो ये एक्चुअली हुआ है, ये इसकी प्रैक्टिकल सबसे बड़ी एग्जांपल, क्योंकि वो पाकिस्तान पहले अभी से बना रहा नहीं था। है। नहीं 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 नहीं, वो जो है बांग्लादेश पहले ही बनने जा रहा था। जो जिस वक्त वो, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें उठाकर तो आपको पता लगेगा कि उस इलेक्शंस में जिसने वोट लिए थे, उसके बजाय जो कि आजकल हमारे यहाँ एक आम सी बात हो गई है कि नवाज शरीफ का वोट होता है तो इमरान खान आते हैं, इमरान खान का होता है तो शहबाज शरीफ आते हैं। तो वो उस जमाने में जब हुआ तो उन्होंने नहीं उस चीज को एक्सेप्ट किया बांग्लादेश के लोगों ने। वो तो बीच में इंडिया तो वैसे आ गया कुछ ही टाइम के लिए, लेकिन वो अलग तो पहले ही हो रहे थे, नाराजगी तो पहले ही चल रही थी। नाराजगी पहले थी, लेकिन देखें जो उनके 7 पॉइंट्स थे, मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है और मैंने मतलब आई थिंक काफियों से बेहतर पढ़ी हुई है। जो मुजीबुर रहमान के 7 पॉइंट्स थे, उसमें काफी ऐसी चीजें थी जो कि गलत थी, और जो कि आप समझ लें कि ऐसा था कि आप एक अलग ही अपने आप को एंटिटी डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन उन पॉइंट्स में कहीं पर भी ये नहीं था कि हम एक अलग मुल्क बनाएंगे। तो आई थिंक ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है कि अगर हम कहते हैं कि वो पहले ही बनने जा रहा था और इस वजह से वो बन गया, और मतलब ये तो वैसे ही आ गए, इनके आने से कुछ भी नहीं हुआ। वो बाकायदा क्लेम करते हैं इस बात को ना। आप मे बी ये कह सकते हो कि जी वो ऐसे ही अपनी फड़े मारने को या अपने आप को जरा माइटी दिखाने को वो वो क्लेम तो कर रहे जब हैं। बन जाता है तो क्लेम किया ही जाता है ना। हमने भी तो, जब अफगानिस्तान में दूसरी गवर्नमेंट आ गई तालिबान की, तो हम भी तो चौड़े हो रहे थे कि हमने बनाई है। तो वो ऐसे ही है, जैसे हमने वहां कोई खास हमने नहीं बनाई, ऐसे ही इन्होंने भी यहाँ नहीं बनाई। ये बीच में बाद में जैसे कहते हैं ना, पक्का नहीं, हुआ जो था हलवा मुक्ति वो खाने बहनीज आ गया। थे वो तो वाकई एक इंडियन बैक्ड ग्रुप था। इस पे बहुत ज्यादा लिटरेचर मौजूद है, और हम्म। वही फाइटर्स थे उसमें, बाकायदा इंडिया की तरफ से रिक्रूट होकर आए थे वो, उनकी ट्रेनिंग की थी इंडिया ने, उनको आर्म्स दिए थे, उनको असला दिया था, बहुत कुछ था। मुक्ति बाहिनी ने बेसिकली जो आर्म्ड स्ट्रगल थी, जो बाकायदा जंग लड़ी है, वो तो मुक्ति बाहिनीज ने लड़ी है, और वो एक इंडियन बैक्ड ग्रुप था। इसके ऊपर बहुत सफिशिएंट लिटरेचर मौजूद है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो बात है ना, किसी के भी मुल्क में इंटरवीन करना ठीक नहीं है, खास तौर पे तब जब वो सॉवरेन हिस्सा हो किसी मुल्क का। बलूचिस्तान की हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कश्मीर इस मिसाल में नहीं आता, बिकॉज कश्मीर इंडिया का सॉवरेन हिस्सा नहीं है। लेकिन हम बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो इंडिया बार बार, तो मैं वही कह रही हूँ, आपने कहा कि अगर वो बलूचिस्तान में करते हैं तो हम भी खालिस्तान में करते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ा आपस में एक दूसरे को थ्रेट करने का सिलसिला ज्यादा है।
क्योंकि मैं ऐसी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं जानती कि जी खालिस्तान में कोई अगर मतलब अगर हम लोगों ने उनको कुछ आर्म्स दिए हों या कोई ऐसी चीज हो, ऐसी कोई चीज अगर डॉक्यूमेंटेड मेरे नजर में तो कहीं से नहीं है कि कोई खालिस्तानी ग्रुप को कोई अगर हमने कोई आर्म्स दिए हो या कुछ किए हो। ये ऐसी ही कोई वही है, मतलब एक फीलर्स ही हैं कि आपने उनके लीडर को पकड़ लिया, आकिल पन्नू आकिल को, और उनसे आपने इंटरव्यू कर लिया और आपने वहां तासुर दे दिया कि जी देखें वो हमारे साथ बड़े वो सही जा रहे हैं ना। इसी तरह से कोई इंडियन जो शोज थे, जब ये जाफर एक्सप्रेस अटैक चल रहा था, तो ये सारे ये जो मर्री बलोच और फलाना धमाका ये सारे बैठे होते थे उनके शोज पे और लगे होते थे। तो पहले किसने किया? उन्होंने किया ना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस, और उन्होंने तो जो किया है वो सिर्फ धमकियों की हद तक नहीं है। बलोचिस्तान जो बांग्लादेश की क्रिएशन है वो वाकई उनकी ही वजह से हुई है, और मुझे एटलीस्ट इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल थी, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, और वो इतने टाइम से इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल्स ने भी जाकर उनको विजिट नहीं किया है, बल्कि उल्टा उनको टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी जा रही। और कई चीजें जो कि डेली बेसिस पर जो है वो ईमान मजारी भी अपडेट कर रही हैं और दूसरे लोग भी कई अपडेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इससे अपना ही नाम खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच मोना, आपने आज ज्वाइन किया। प्लेजर, थैंक यू आरजू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।